तो ये HCl में क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसमें कि आपका मैक्सिमम वेट बताया था 72, मिनिमम वेट बताया था 60। मैक्सिमम कब होगा? जब लिफ्ट का ऊपर ही जा रहा है लिफ्ट, लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो mg प्लस m है, जो कि लास्ट मीटिंग में आपको बताए थे, और मिनिमम वेट में mg माइनस m है 60। दोनों को जोड़ दिए, mg का वैल्यू आ गया, mg से आपको m का वैल्यू g से डिवाइड किया, m निकल गया, m का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, a भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये स्क्रीनशॉट डाल आप ले सकते हैं, सबका आंसर भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपको हम एक और दिए थे, वो आप देख पा रहे हो अगर तो, ये था क्वेश्चन शायद, हाँ नंबर 14 प्लीज। नंबर 14, जिनसे 14 बन जाए वो भी भेजिएगा। 14 को भेजा है बहुत लोग, हमको देख ले रहे हैं एक बार। गुड, आप लोग 14 भी बना लिए अंकिता, वेरी गुड। मेघा, मेरा एक्सप्रेशन गलती है भैया, कोई बात नहीं मेघा, आप तो सही। श्रेया सुमन कौन सा बनाई हो? 14 बना लो आप श्रेया, गुड। ज्योति तुम भी 14 बनाओ। ऋषभ बाबू डिलीट कर दिए क्यों भाई? डिलीट नहीं कीजिए, सही गलत सब रहने दीजिए। मोहंती साहब 14 बना लिए, 14 बनाइए। अंजना 14, हाँ बाद में बता देंगे वो। 14 प्लीज, जिनसे बन जाए ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं। 14 का हम वेट कर ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग का आंसर आने लगा है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वैसे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर सवाल भी आप में से कई लोग बना लिए, क्योंकि नॉर्मल था, सेम कॉन्सेप्ट है, फिर भी स्कूल एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है तो आप यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो नंबर देखने जा रहे हैं, कौन सा? 14, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 14 क्या कहता है वो देख लीजिए, आप स्क्रीन देख रहे हैं। 14 में सवाल अगर आप देख पा रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एक लिफ्ट है, आपके पास सवाल आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और पेंडुलम लगा हुआ है उसमें 50 ग्राम का, 50G, इस मास 50 ग्राम। ये देखो, अब ग्राम को आप केजी में बदल लेना, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे एक पेंडुलम लटका हुआ है जिसका मास पता है। अब ये पेंडुलम में कौन कौन सा फोर्स लगता है? तो इसमें वेट लगता है mg, और इसमें धारे का टेंशन लगता है t। वेट mg और धारे का टेंशन लगता है t, ठीक है। 50 ग्राम का ये है। अब इसमें है कि अगर बताइए कि स्ट्रिंग में t का वैल्यू कितना होगा, अगर लिफ्ट ऊपर जाए 1.2 मीटर पर सेकंड, देखो ये 6 केस एक साथ दे दिया है, ए बी सी डी ई एफ। ऊपर ए पहला नंबर ऊपर की ओर जाए एक्सेलरेशन के साथ, a is equal to 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ मोशन? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ऊपर की ओर a भी ऊपर है, t को ही प्लस मानेंगे, t माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए, t इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। निकल जाएगा ना, m का वैल्यू पता है, g पता है, a आपको पता है, तो इसका आंसर आपको खुद से बना लेना है। इसमें से 6 केस आपको दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ, 6 केस में से वही 3 केस का ही आंसर आएगा क्योंकि 3 का सेम हो जाएगा। तो जो आपको हम थ्योरी पढ़ाए हैं अभी कुछ देर पहले, जहां उसमें नॉर्मल है वहां पर बस आपको क्या डाल देना है, टेंशन डाल देना, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये आप घर में बनाइएगा, ठीक है। आगे अब सिखाने जा रहे हैं वो देखिए, बस हिंट कर दिए, नीचे जा रहा होगा, ये नीचे होगा तो mg माइनस टी लिखेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे हम लोग, न्यूटन्स लॉ में इंपल्स भी है जो कि हम अंत में बताएंगे, इंपल्स अलग से बताएंगे, पढ़ाइएगा। इसके अलावा न्यूटन्स लॉ में स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स के सवाल को हम इसलिए रोक दिए क्योंकि अधिकतम बच्चों का मैसेज आया कि भैया अभी हमने सवाल नहीं बनाया है क्योंकि एग्जाम है और ये है वो है, तो हम 2 क्लास आपको मस्ती दिए, 2 क्लास में आप आराम से जो जो बनता है बनाइए, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बनाइए। हम भी आपको कुछ ज्यादा डीपीपी ये सब नहीं भेज रहे हैं कि आप आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप में ही। सुंदर राइटिंग में लिखिएगा फ्रिक्शन, FRICTION, नया चैप्टर नया टॉपिक फ्रिक्शन। हम फिर से कहते हैं न्यूटन्स लॉ का सारा न्यूमेरिकल अभी नहीं बना है, अच्छे लेवल ऑफ न्यूमेरिकल को हम इसलिए रोके क्योंकि आपने तैयारी नहीं की है। थोड़ा सा अपने आप को और समय दे लीजिए और बना लीजिए, कोई बात नहीं, 2 क्लास के बाद उसका न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन से पहले एक और सवाल था, रुक जाइए, फ्रिक्शन से पहले न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ, अभी तक हम ही इसको नहीं बोल पाए हैं, शायद आप लोग को बोले थे होमवर्क में लिख के लाने के लिए, एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। फ्रिक्शन नए क्लास से नए दिन से होगा, उसमें क्या है, क्योंकि ये तो छूट जाएगा तो आपके एग्जाम में आप ये भी गलती कर लोगे। सवाल क्या था, सवाल था, क्वेश्चन था, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। या न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और खास बात यह कि तीनों ही लॉ किसी ने आज तक प्रूफ नहीं किया, खुद न्यूटन ने भी प्रूफ नहीं किया, तीनों ही लॉ अभी तक प्रूफ नहीं है। कुछ भेजा है किसी ने, क्या भेजा भाई, हम आपका डाउट तो क्लियर कर चुके हैं, फिर भी आपको डाउट है तो बोलिए। अच्छा, आप लोग जो बना रहे थे वो भेज रहे हैं, अच्छा ये आप लोग बना चुके हैं सेकंड लॉ रियल लॉ, वो भी भेज रहे हैं हमको, बिल्कुल सही है, कोई भी कहीं भी गलती नहीं बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। कई तरीकों से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं, ये होमवर्क में हम दिए थे, आप लोग भेज दिए हमको, अच्छी बात, अच्छी बात। कनक श्री, अश्विनी पाठक, कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो, ओके। सबके पास बना हुआ है, तो ये हम नहीं बताएं क्या, बताने की कोशिश करते हैं, आप लोग सब बना लिए हैं, फिर भी कई लोग हमारे भरोसे ही टिके हुए हैं, तो हम इसको अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन हाँ किताबी ज्ञान के हिसाब से भी आप चल सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ, एक्सप्लेन, मतलब न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों ही लॉ का प्रूफ नहीं है, फिर भी आप चाहे तो फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ, मतलब सेकंड लॉ को अगर आप सही मानते हैं तो उससे आप फर्स्ट लॉ प्रूफ कर सकते हैं, और थर्ड लॉ को भी सेकंड लॉ से ही प्रूफ कर सकते हैं, यानी सेकंड लॉ से ही दोनों लॉ निकला है ऐसा आप शो कर सकते हैं, इसीलिए न्यूटन के सेकंड लॉ को हम लोग रियल लॉ कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में सवाल आता है प्रूफ न्यूटन फर्स्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। अच्छा देखो यार ध्यान से, सिंपल सवाल है, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के हिसाब से, सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए मेरा प्रूफ है, किताब में भले आपको अलग किताब में अलग ज्ञान खुद लगा फेंके तो जरूरत नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। इफ ए कहीं जीरो है, अगर किसी जगह पे एक्सेलरेशन जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट एफ का वैल्यू, ए का वैल्यू जीरो पुट करें, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, दैट इज इफ a is equal to 0 या a is equal to 0 if and only if f is equal to 0, या उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर आप अब f का जगह पे 0 पुट करोगे तो a 0 आ जाएगा, या नहीं, फर्स्ट लॉ तो यही है, फर्स्ट लॉ क्या था,
A is equal to 0 if and only if F is equal to 0। कोई बॉडी पे लगने वाला अगर फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, या अगर बॉडी पे लगने वाला एक्सेलरेशन 0 तो उसका फोर्स भी 0 होगा। तो यही है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का प्रूफ। कितना आसान है, बच्चा ऐसा प्रूफ लगा, एकदम इजी है। इसमें यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब मेन इसमें मेहनत होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूफ करने के लिए, तो वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ में तो कोई दुख तकलीफ नहीं है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट याद है ना, मैथमेटिकल फॉर्म यही था, वो प्रूफ करना है। थर्ड लॉ क्या है वो देखिए, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ। स्क्रीनशॉट ले ले, मिटाने जा रहे हैं। थर्ड लॉ थोड़ा सा समय ले सकता है या जगह ले सकता है। प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ को जबरदस्ती का भाषणबाजी करके और लंबा चौड़ा भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं करने का, बार बार करें। अभी हम करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, जो भी नए बच्चे हैं वो आज एक और बैच होगा, सेकंड बैच, जिसमें बैकअप चल रहा है, मोशन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हुआ है उसमें, तो आपको वो भी आज क्लास करना होगा। वो एक ही मीटिंग करेंगे हम लोग, 4:15 या 4:30 बजे से होगा, वो भी हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, नए बच्चे जो भी है वो जान रहे, उनको आईडी पासवर्ड हम भेज देंगे, 4 बजे के आसपास भेजेंगे। प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आपको पता है, थर्ड लॉ क्या है आपको पता है ना, हर बॉडी पे लगने वाला फोर्स इक्वल अपोजिट होता है, दो फोर्स है ना, फोर्स हमेशा पेयर में होता है, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, आप ये जानते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो मास है, एक है m1 एक है m2। m1 अगर m2 पे फोर्स लगाता है तो m2 भी m1 पे फोर्स लगा रहा है, इंटरनली दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स का नाम है अगर F21 तो इस फोर्स का नाम है F12। F21 वो फोर्स है जो F21 फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, M2 पे लगने वाला फोर्स M1 की वजह से। उसी तरह से F12 क्या है, F12 है फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। जो फोर्स जिस पे लगता है वो उसी का मोमेंटम चेंज करता है, आपको पता है ना, जो फोर्स जिस पे लगता है वो उसी का मोमेंटम चेंज करता है। देखिए ये दोनों इंटरनल फोर्स है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंटरनल फोर्स है, बॉडी खुद से लगा रहा, कोई एक्सटर्नली अप्लाई नहीं किया गया, इंटरनल फोर्स है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। F12 क्या है, F12 है फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। उसी तरह से F21 क्या है, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। और ये फोर्स किसका, देखिए जहां कहीं फोर्स लगता है तो वो उसका मोमेंटम चेंज करता है। तो F12 किसका मोमेंटम चेंज करेगा, तो जो फोर्स जिस पे लगेगा वो उसी का मोमेंटम चेंज करेगा। F12 M1 पे लग रहा है तो ये M1 का मोमेंटम चेंज करेगा। F12 फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, और ये रेस्पॉन्सिबल फॉर the change in momentum, for the change in momentum of M1। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ M1, ये M1 का मोमेंटम चेंज करेगा। और सेकंड लॉ क्या कहता है बताओ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट किसी को याद है, स्टेटमेंट होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the applied force, यही ना, to the applied force। उस हिसाब से अगर हम M1 का मोमेंटम चेंज का रेट कैसे निकलता है, जब किसी का जो भी मोमेंटम चेंज हो उसको टाइम से डिवाइड करो। Therefore F12 is equal to डेल्टा P ऑफ M1 बाय में डेल्टा T। देख लीजिए हम क्या लिखे, हमने लिखा कि M1 का मोमेंटम चेंज होने का रेट M1 पे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। ठीक उसी तरह से सिमिलरली, SLY मतलब सिमिलरली, F21 क्या है भाई, F21 तो है फोर्स ऑन M2, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, और ये जो है ये M2 पे लग रहा है फोर्स, इसलिए सिर्फ ये M2 के मोमेंटम को चेंज करने के लिए जिम्मेदार होगा, याद रखिएगा।
responsible for the change in momentum of, वैसे भाई देख लो, आधा स्कूल पागल है, उसका मास्टर एक स्कूल में 6 फिजिक्स का मास्टर है, हर एक मास्टर कॉन्सेप्ट दूसरा से बदल जाता है, कोई बुक से छपवाता है, कोई लेकिन कॉन्सेप्ट सबका बदल ही रहता है। लेकिन कुछ मास्टर पागल होते हैं, कहते हैं कि मेरा ही क्यों नहीं छापा, मेरा ही क्यों नहीं लिखा, तुम ट्यूशन जाता है, अच्छा बाबू ऑनलाइन पढ़ता है, ऐसा ऐसा बोल के तुमको बेइज्जत करता है और तुम्हारा नंबर काटता है। तो हम आपको सलाह देते हैं, समझ जाने के बाद कुछ कुछ थ्योरी ऐसे है जिसको कि अपने स्कूल, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने स्कूल का ही छापिए तो ज्यादा बेटर है। हाँ, सेकेंड बैच में रिसर्च प्रोजेक्ट का एडमिशन चल रहा है। हिंदी मौखिक परीक्षा, कौन स्कूल है भाई हिंदी मौखिक परीक्षा ले रहा है, बच्चे को क्लास में दिक्कत दे रहा है। हाँ इसे हम देख लिए, तुमको भी लिंक चाहिए इसे हम भेज देंगे। ओके, हमको याद कर देना, अगर हम भूल जाए तो 4 साढ़े 4 के आसपास फिर से कॉल कर देना या मैसेज कर देना, कॉल या मैसेज। responsible for change in momentum, responsible for change in momentum, momentum पूरा लिखना पड़ रहा है यार, of m2, तो therefore f21 is equal to कितना लिखेंगे हम लोग, डेल्टा p m2 बाय में डेल्टा t। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, इक्वेशन 1 + 2 f12 plus f21 is equal to delta p of m1 plus delta p of m2, दोनों का होल डिवाइड में डेल्टा t। सुनिए इक्वेशन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, शायद आपने ना सुना हो लेकिन ये 9th क्लास में था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैक बोर्ड वाले जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं वो भी हमारे बैच में है, कई लोग सीबीएसई वाले भी, जैक बोर्ड वाले भी इसको पढ़े होंगे, इसका हिंदी में नाम होता है, मोमेंटम को कहते हैं संवेग और कंजर्वेशन होता है संरक्षण। तो संवेग संरक्षण का नियम या कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा, हमको भी याद नहीं है, याद नहीं पता है हमको, लेकिन मतलब वही होता है। तो जैक या सीबीएसई सबको एक ही लैंग्वेज पढ़ना है। जैक बोर्ड वाले कई लोग कहते हैं हम लोग को दिक्कत हो रहा है, ये इसका हिंदी है, उसका कुछ लोग कहते हैं अब भूल जाइए कि हिंदी की भाषा थी, मजबूरी है कि चलता वही है, अगर हमारे यहाँ चाइनीज चलता तो हम उसको ध्यान रखते। तो अभी आपको, और वैसे भी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम आपको फिर से समझा देते हैं, आप किसी भी भाषा से प्रांत से हो, आपको साइंस समझने से मतलब है, ग्रामर नहीं है, बार बार करना और आपको अच्छे समझ में आएगा, शुरुआती कुछ कष्ट के बाद, ठीक है। तो वो कुछ लोग का जो बार बार मैसेज आता है नहीं बोल पाते हैं हम लोगों को कि हाँ भाई परेशान नहीं होना है, समय के साथ आप इतने प्रो लेवल के हो जाओ खिलाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से अगर किसी भी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब अगर अभी मोमेंटम 10 है तो बाद में भी 10 ही रहेगा। तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। क्या है वो स्टेटमेंट, देखो डबल कोट में लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डबल कोट में लिख रहे हैं, डबल कोट, इफ there is no external force acting on a system, its momentum remains constant, इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, that is P आपका रहेगा कांस्टेंट, और कभी भी किसी का P कांस्टेंट रहता है तो उसका चेंज कितना होगा, डेल्टा मतलब होता है बदलाव, अभी भी 10 बाद में 10 तो 10 - 10, डेल्टा P कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि डेल्टा P m1 का भी मोमेंटम चेंज में बदलाव 0 होगा और डेल्टा P m2 के भी मोमेंटम चेंज में बदलाव कितना होगा, 0 होगा। जब ये भी 0 ये भी 0 तो ऊपर 0 + 0 इज अगेन 0। आपने और भी कई तरीके से प्रूफ किया होगा, उस पर नहीं कुछ कह रहे हैं, एक सही तरीका, एक सीधे से समझने का तरीका वो बता रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, इक्वेशन 3 के हिसाब से f12 + f21
इज इक्वल टू कितना बचेगा भाई 0। इसे ये प्रूफ होगा कि F12 इज इक्वल टू माइनस में F21। माइनस में F21 का मतलब दोनों फोर्स वैल्यू में तो सेम है लेकिन माइनस बताता है कि डायरेक्शन में अपोजिट है। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो दो फोर्स लगते हैं दो बॉडी पे वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। यही तो है थर्ड लॉ। तो आपने कौन सा लॉ के हेल्प से थर्ड लॉ प्रूफ किया, सेकंड लॉ के हेल्प से थर्ड लॉ प्रूफ किया। हम इसका फोटो खींच के आपको भेज दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट में मे भी ब्लर हो जाए या कुछ हो जाए आपका, तो आपको ग्रुप में भेज दे रहे हैं। यहाँ भी बहुत स्क्रीन चमकता है। हमने ये जो है आपको भेज दिया आपके ग्रुप में, फिजिक्स ग्रुप 1 2 दोनों ग्रुप में भेज दिया मैंने, ठीक है। ओके, आज का क्लास हम ज्यादा नहीं करेंगे और ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगे आपको। आज आपका क्लास यहीं तक होगा। कोई डाउट कोई समस्या हो तो आप जरूर हमसे व्हाट्सएप पे जुड़िए, अदरवाइज माफ कीजिए हमको भाई, ज्यादा परेशान हम भी नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, आपको कोई भी समस्या आप कुछ भी किसी भी समय पूछ सकते हैं, पता है ना आपको।